हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फसल उत्पादन। तो चलिए इस पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई 10, जिसका नाम है फसल उत्पादन। इस पाठ में हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, यानी वो बिंदु देख लेते हैं जिनके बारे में इस पाठ में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है भूमि, मिट्टी की तैयारी, यानी मिट्टी की तैयारी का मतलब खेत की तैयारी हम कैसे करते हैं। बीजों का चुनाव एवं बुआई कैसे करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मृदा के पोषक तत्व, फिर उर्वरक एवं रोगाणुनाशक, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। सिंचाई, कटाई, मड़ाई, अनाज का भंडारण कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फसल सुधार की विधियां एवं हरित क्रांति क्या होती है, फसल सुधार की कौन कौन से तरीके हैं, हरित क्रांति क्या होती है, ये भी जानेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ, जंतुओं से हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारा प्यारा भारत है, यानी हमारा जो देश है, ये क्या है, ये कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब क्या होता है, यानी हमारे देश में खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। यानी यहाँ का प्रमुख व्यवसाय अगर कहा जाए तो खेती ही है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी जो है, यानी 70% आबादी जो है वो किस पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है, खेती पर निर्भर करती है। इसीलिए इसको कहते हैं कि हमारा प्यारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य जो है, मनुष्य की सबसे बेसिक इकाई, या जिसको कहते हैं आधारभूत या मूलभूत इकाई, मूलभूत जरूरतें, आवश्यकताएं जिसको कहते हैं, इकाई नहीं कहेंगे, आवश्यकता, वो क्या है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज है। इंसान को क्या चाहिए, इंसान को चाहिए मकान, उसके बाद कपड़ा चाहिए और भोजन चाहिए। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी तो है रोटी ही, क्योंकि भूख है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें भोजन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, भोजन के बाद दूसरी नीड एक होती है मकान की, और मकान आपको मिल गया तो पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। तो ये तीन तो बेसिक चीजें हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो रोटी, कपड़ा, मकान, अब इसको पाने के लिए लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, किसान खेती करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, तभी जाके रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें लोग व्यवस्थित कर पाते हैं। लेकिन अगर इनमें कहा जाए भोजन, भोजन हमारी एक प्रमुख जरूरत है, क्योंकि अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम वैसे ही मर जाएंगे। क्योंकि भूख, अगर इंसान भूखा रह गया तो ज्यादा दिन तक भूखा जिंदा नहीं रह सकता। तो भोजन के लिए क्या करते हैं, प्राचीन काल में क्या होता था, मानव भोजन की आवश्यकता की पूर्ति, यानी भोजन की पूर्ति के लिए क्या करते, इधर उधर भटकते रहते थे, और जंतुओं कर जो जानवर होते थे, जंतु होते थे, उनको मारकर खाते थे, या उपलब्ध जो फल फूल होते थे उनको खाकर अपनी भूख मिटा लेते थे। पहले यही सब तो करते थे आदि जो हमारे बहुत पुराने पूर्वज हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, ऐसे ही जानवरों को मारते थे, खाते थे, फल फूल जो फूल पत्ती मिल गई खाने लायक होते थे उनको खा लेते थे। ठीक है, ऐसे ही होता था। लेकिन क्या हुआ, लगभग 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व जब मनुष्य क्या हुआ, मानव ने नदी के किनारे रहना शुरू कर दिया, तो फिर धीरे धीरे उसको खाद्य पदार्थ उगाने का तरीका पता चला, उसने खोजा, और फिर यही विकास धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, उसने कृषि का रूप ले लिया, यानी कृषि की शुरुआत तब हो गई, यानी फसल पैदावार करने का तरीका लोगों ने खोज लिया। ठीक है, अब फसल, अब जैसे अभी मैंने एक शब्द कहा फसल, फसल क्या होता है, देखिए फसल का मतलब है किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधे जब समूह में होते हैं, एक ही प्रकार के उपयोगी पौधे जब समूह में उगाए जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल होती है तो आपने देखा होगा खेत में गेहूं जो लगते हैं वो कैसे होते हैं, एक साथ बहुत सारे गेहूं के पेड़ होते हैं। ऐसे आलू आपने देखा होगा,
लोग, अगर आपने खेत देखे होंगे तो अभी आप देखिए, अभी किसका सीजन है, गेहूं की पैदावार का सीजन है। लोग गेहूं बो रहे हैं, गेहूं की पैदावार करने की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं खेत में बहुत सारे गेहूं के पेड़ होते हैं, तो वो क्या है, वो एक समूह में गेहूं के पेड़ उगाए जाते हैं, तो वो क्या है, उसी को फसल कहते हैं। गेहूं की फसल, सरसों की फसल, धान की फसल, ठीक है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए फसल क्या होती है, ये आप समझ गए। अब देखिए हमारे देश में अलग अलग प्रकार की ऋतुएं आती हैं, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है। ठीक है, तो ये ऋतुएं हैं, तो मौसम के अनुसार भी जो फसल है उनको उगाया जाता है। मौसम के अनुसार ही फसल उगेगी, कौन सा फसल किस मौसम में उगेगा इसकी जानकारी होती है, तभी तो हम उस मौसम में उस फसल को बोते हैं। जैसे अगर बात करें तो जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली फसल को हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं, मक्का हो गया, चावल, मूंगफली आदि, ये सब बोए जाते हैं इसमें। ठीक, नवंबर से अप्रैल की बात करें अगर हम, तो इसको रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, नवंबर से अप्रैल के बीच में जो फसलें बोई जाती हैं इनको रबी की फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत गेहूं आता है, सरसों, चना, आलू इत्यादि, ये सब जो फसलें हैं ये रबी की फसल कही जाती हैं। तो आप इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिए, खरीफ की फसल क्या होती है और रबी की फसल क्या होती है। तो खरीफ की फसल क्या होती है, जो जून से अक्टूबर में उगाई जाती है उनको खरीफ की फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत चावल, मूंगफली, मक्का ये सब आते हैं। ठीक है, नवंबर से अप्रैल की जो फसल होती है इसको हम रबी की फसल कहते हैं। इसमें हमारी गेहूं, सरसों, चना, आलू, ये ऐसे जो फसलें हैं ये आती हैं। अब मार्च से जून तक, ठीक है, मार्च से जून के माह में जो बोई जाती हैं फसलें उनको जायद की फसल कहा जाता है। जायद की फसल में हमारा क्या आता है, मूंग, उड़द, ये सब जो फसल होती हैं, दालें होती हैं, ये जायद की फसल कहा जाता है इनको। ठीक है, अब देखिए फसल क्या होती है, मौसम के हिसाब से जो बुआई होती है उसमें खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, ये आप जान गए। अब जो खेती होती है, खेती करने के कुछ चरणबद्ध तरीके हैं। चरणबद्ध का मतलब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर एक स्टेप अच्छे से, पहला स्टेप जो होता है अगर वो अच्छे से नहीं किया जाएगा तो अगले स्टेप में, अगले चरण में आपको दिक्कत आएगी। और पहला चरण अगर अच्छे से नहीं हुआ तो हो सकता है आपकी जो फसल है उसमें कोई दिक्कत आ जाए, वो अच्छे से पैदावार ना कर पाए, आपकी फसल की पैदावार जो है वो कम हो सकती है। तो ये जो तरीके हैं, ये चरण हमको पता होने चाहिए। अब जैसे इन चरणों में अगर हम बात करें तो एक चरण है पहला, मिट्टी तैयार करना, यानी खेत को तैयार करना। मिट्टी तैयार करने का मतलब यहाँ पे कह रहा है खेत को तैयार करना। अब खेत कैसे तैयार होता है, देखिए खेत तैयार करने से मतलब है यहाँ पर फसल को बोने से पहले। ठीक है, फसल बोने से पहले खेत को तैयार किया जाता है। खेत को जब तैयार कर लेंगे तभी तो हमारा जो पैदावार है वो उसमें सहायता होगी, यानी पैदावार होने में सहायता होगी। अब देखिए खेत तैयार करते हैं तो खेत में सब मिट्टी तैयार करना मतलब खेत तैयार करना। अब खेत में जो मिट्टी होती है वो भी कई तरह की होती है। ठीक है, अलग अलग किस्म की मिट्टी होती है। जैसे यहां पर देखते हैं बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी क्या होती है, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे हम बलुई मिट्टी कहते हैं। ऐसे ही जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम होती है तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं, यानी इनके जो मिट्टी के कण होते हैं वो छोटे होते हैं, ऐसी मिट्टी को हम कहते हैं चिकनी मिट्टी। अब बलुई और चिकनी मिट्टी का जो मिश्रण होता है उसको दोमट मिट्टी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी में अंतर होता है। ठीक है, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी, ठीक है, बलुई मिट्टी हो गई और दोमट मिट्टी हो गई, ये जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये जब दोनों जुड़ते हैं, दोनों मिलते हैं, तब क्या बनता है, तब बनता है हमारा दोमट मिट्टी। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब पेड़ पौधों की पत्तियां, कीट पतंगे तथा गोबर आदि के सड़ने गलने से बना ह्यूमस मिट्टी में मिल जाता है, ह्यूमस होता है, देखिए ह्यूमस बहुत ही उपजाऊ चीज है, मिट्टी के लिए बहुत फायदेमंद चीज होती है। ह्यूमस बनता कैसे है, सड़े गले कीड़े होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, गोबर होता है, पौधे की पत्तियां होती हैं, उनके सड़ने से ह्यूमस बनता है। और ये ह्यूमस जब मिट्टी में मिल जाता है तो मिट्टी क्या होती है,
तो तीनों प्रकार की जो मिट्टी है ये उपजाऊ हो जाती हैं, यानी बलुई हो गई, चिकनी हो गई, दोमट हो गई। इसमें अगर हम ये ह्यूमस मिला दें तो ये तीनों प्रकार की मिट्टियां उपजाऊ हो जाती हैं। ठीक है। भूमि में मिट्टी के कण जो होते हैं बड़े छोटे बड़े सभी आकार के होते हैं। ठीक है। तो होता क्या है, अब खेत को तैयार करना है, तो खेत को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। आपने देखा होगा ना या सुना होगा कि किसान जो होता है वो ट्रैक्टर से या बैलों के द्वारा खेत की जुताई करते हैं। तो खेत की जुताई से यही फायदा होता है, मिट्टी के जो बड़े टुकड़े होते हैं ना वो टूट जाते हैं। दूसरा, जो मिट्टी ज्यादा दबी हुई होती है वो उभर जाती है, उखड़ जाती है, यानी उथली जुताई हो कहते हैं उसको। ठीक है। उथली जुताई कैसे होती है, ये होती है हैरो नामक यंत्र से। ये देखिए हैरो बना हुआ है, तिकोनिया हैरो है। तो हैरो कैसा भी हो, तो क्यों करते हैं, ताकि जब मिट्टी उल्टी पुल्टी हो जाएगी तो मिट्टी में वायु संचरण जो होगा, यानी हवा का आना जाना अच्छे से हो पाएगा। ठीक है। यानी एक तरह से मिट्टी में वायु संचार बढ़ जाएगा, और जो अनावश्यक खरपतवार होते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी के पलटने से उनकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। भूमि को समतल बनाने के लिए लकड़ी का पाटा चलाया जाता है, यानी जब एक बार जुताई हो जाती है, सारी मिट्टी को फोड़ दिया जाता है, वायु संचार अच्छे से होने लगता है मिट्टी में, उसके बाद उसके ऊपर एक पाटा चला दिया जाता है, बहुत मोटा सा पटरा होता है, जिससे खेत बराबर हो जाता है। ठीक है। और बराबर होने से क्या होता है, वो नमी को सुरक्षित कर लेता है, क्योंकि पैदावार करनी है तो नमी भी होनी चाहिए, सूखी जमीन पे तो पैदावार होगा नहीं। ठीक है। चलिए अब आते हैं बीजों का चुनाव एवं बुआई। बीजों का चुनाव और बुआई। देखिए, अगर आपको खेती करनी है तो खेत तैयार करने के बाद आपको बीज का चुनाव करना होगा, यानी एक अच्छा बीज आपके पास होगा तभी वो अच्छी पैदावार कर पाएगा। अब बीज, इसमें मेन चीज क्या होती है कि बीज की गुणवत्ता हमें पता होनी चाहिए कि बीज कितना अच्छा है। अब बीज की गुणवत्ता, सामान्यतः जो गुणवत्ता हम देखते हैं उसका एक तरीका है। जैसे आप कोई भी बीज लीजिए, जैसे गेहूं का बीज हो गया। ठीक है। अब गेहूं का जो बीज हमने लिया, इसको हम एक जल से भरे कटोरे में डालेंगे और कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ बीज जो बीज हैं वो तली में बैठे हुए हैं और कुछ तैरते हुए दिखाई देंगे। तो जो बीज तैर रहे हैं वे अंदर से खोखले होने के कारण तैर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, या तो कीड़े मकोड़े उसको अंदर से खाए होंगे या जो भी कारण हो, तो जिस भी कारण से वो तैर रहे हैं तो वो क्या है, वो बीज स्वस्थ नहीं हुए। जो बीज तैर रहे हैं वो स्वस्थ नहीं है, यानी बुआई के लिए उपयुक्त बीज नहीं होते जो बीज तैरते हैं पानी में। लेकिन जो बीज तलहटी में बैठ गए वो बीज स्वस्थ हैं और वो बुआई के लिए उत्तम होते हैं। तो इस तरह से अच्छे बीज का चुनाव करते हैं। ठीक है। ये एक सामान्यता एक तरीका है। ठीक है। अब देखिए, बीजों के चयन के उपरांत बुआई की जाती है। बुआई के भी कई तरीके हैं। जैसे कुछ पौधे के बीज जो हैं वो क्या होते हैं, वो तिरछा कर बोए जाते हैं, यानी आड़े तिरछे लगाए जाते हैं। जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब के। कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं। इसके लिए डिबलर तथा बीज बेधक जो सीड ड्रिल होता है, यानी एक मशीन होता है जो मिट्टी के अंदर घुस जाता है और बीज को उसमें छोड़ देता है। ठीक है। तो ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इससे एक निश्चित दूरी के अंदर या निश्चित गहराई में हम बीजों को डाल देते हैं और वहां पे बीज हमारा पड़ जाता है। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। अब देखिए, बीज आपने देखा होगा कि जो धान की बुआई करते हैं वहां पे क्या होता है कि हम जो पौधे होते हैं, पौधों के बीच में एक निश्चित दूरी या कुछ दूरी पर ही हम पौधों को बोते हैं। ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि समान दूरी रहेगी तो वो अच्छे से पोषण कर, हर पौधा अच्छे से पोषण पाएगा और
सूरज का प्रकाश भी अच्छे से पाएगा, तभी वो अपनी वृद्धि कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। बीज का ध्यान रखते हैं, बीज को हम बोते कैसे हैं, रोपाई क्या होती है, कैसे करते हैं, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। धान में हम क्या करते हैं, पहले बीज को तैयार कर लेते हैं। बीज जब हमारा पौधे में तैयार, छोटे छोटे पौधे में तैयार हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, तो सारे जो पौधे होते हैं धान के, उसको हम खेत में रोप देते हैं। ठीक है, पानी से भरा खेत होता है, उसी में जाके हम रोपाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पौधे वृद्धि करते हैं। अब इसके बाद अगला चरण जो है वो मृदा के पोषक तत्व या उर्वरक। अब जो मिट्टी है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं या नहीं हैं, उनकी पोषक तत्व या उर्वरता हम कैसे बढ़ाएंगे, ये सभी चीज हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, मृदा की, देखिए पौधे को बढ़ना है अगर, तो उसको पोषक तत्व चाहिए, खनिज लवण चाहिए, जल चाहिए। तो ये सब कहां से प्राप्त होगा पौधे को, ये सब प्राप्त होगा धरती से, यानी मिट्टी से प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब ये जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, पौधों को प्राप्त होने वाले जो आवश्यक तत्व हैं, इनको 3 भागों में एक तरह से बांटा गया है। पहला है हमारा मुख्य पोषक तत्व, जिसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को या तो जल से प्राप्त कर लेंगे या वायु से प्राप्त करेंगे। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को ये सिर्फ भूमि से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इसको ये कहां से प्राप्त करते हैं, भूमि से, यानी धरती से। इसके बाद गौण पोषक तत्व की बात आती है, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि पौधे ये जो है मृदा से प्राप्त करते हैं, यानी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। पौधों को इन पोषक तत्व की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा कम मात्रा में होती है, यानी ये सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्व हैं। जरूरी ये भी है, लेकिन इसकी तुलना में कम। मुख्य पोषक तत्वों की तुलना में गौण पोषक तत्वों की जरूरत कम पड़ती है, यानी कम मात्रा में पड़ती है। इसके बाद आते हैं तीसरा हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। देखिए, पौधे के जो पौधे होते हैं उनको कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे हो गया लोहा, तांबा, जिंक आदि। ठीक है, बहुत ही नाम मात्र की जरूरत होती है पौधों को इन सभी तत्वों की, लेकिन जरूरत होती है। ठीक है, इनके बिना उनका काम नहीं चलेगा, चाहे बहुत कम ही मात्रा का इस्तेमाल या उपयोग होता हो पौधों के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। चलिए, अब देखिए उर्वरता, आपने एक चीज देखा होगा, नोटिस किया होगा, ध्यान देने योग्य बात है कि हम एक बार धान बोते हैं, सामान्यतः ज्यादातर जगहों पे एक बार धान बोया जाता है, एक बार गेहूं बोया जाता है। ठीक है, फिर कोई और फसल बोई जाती है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों हम नहीं करते कि एक बार गेहूं बो लिए, अगली बार फिर गेहूं बो के काट लें, उसके बाद फिर गेहूं बोए फिर काटें। इसलिए क्योंकि फसल जो धरती की उर्वरता है उसको बनाए रखने के लिए हमें फसल चक्रण की जरूरत पड़ती है। फसल चक्रण क्या होता है, देखिए फसल चक्रण का मतलब है कि एक फसल के बाद कोई दूसरी फसल को उस खेत में बोना, यानी उस मिट्टी में अगर आपने गेहूं बोया था, उसको काट लिया आपने, तो उसके बाद आप उसमें चावल बो दीजिए, धान बो दीजिए। ठीक है, धान बोएंगे, धान को काटेंगे, तो धान को काटने के बाद उसमें हम फिर से गेहूं बोएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं फसल का चक्रण, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, वो खत्म नहीं होती। बाकी रासायनिक तरीके भी हैं। ठीक है, जैसे आपके जो यूरिया होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब जो रासायनिक खाद होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी हमारी धरती के यानी मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, इनका भी काम यही है कि ये हमारी मिट्टी के उर्वरता को बढ़ाते हैं। अब खाद जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनके मिश्रण का भी उपयोग हम खाद में करते हैं। जैसे पौधे हो गए, जानवरों के जो अपशिष्ट हैं, जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे, पत्तियां,
इनके जो अवशेष होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ खाद कहलाते हैं। इनको हम एक जगह बंद कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, ये कुछ समय बाद खाद बन जाते हैं। ठीक है, तो ये खाद भी हमारे जो खेत होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके का या अलग अलग चीज़ों का, चाहे रासायनिक तरीका हो गया, चाहे कार्बनिक खाद हो गए, ठीक है, या फसल चक्रण, ये सब क्या है, ये जमीन को यानी खेत को, मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक शब्द लिखा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या होता है? देखिए, हर पौधे के लिए नाइट्रोजन बहुत ही अहम होता है, उसकी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत क्या है? देखिए, हमारा जो वातावरण है, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण यानी जो हमारी आसपास की हवा है, उसमें 78% तक नाइट्रोजन उपलब्ध है। लेकिन पौधों के साथ दिक्कत क्या है कि वो इस हवा से सीधे तौर पर नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दिक्कत है पौधों के साथ। अब ये नाइट्रोजन वो ग्रहण कहाँ से करते हैं? मिट्टी के द्वारा। ठीक है, मिट्टी से नाइट्रेट्स के रूप में, यानी घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में मिट्टी के द्वारा पौधे इन नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। अब इसमें एक जीव होता है राइजोबियम। ठीक है, वो पौधों की जड़ों में गांठें बना देता है। ये गांठ होते हैं नाइट्रेट्स के। ठीक है, नाइट्रोजन को वो जीव क्या करते हैं, वो जो जीवाणु हैं राइजोबियम, वो करता है क्या, हवा से नाइट्रोजन को खींचकर नाइट्रेट्स में बदलकर उसकी जड़ों में, पौधों की जड़ों में इकट्ठा कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, इसकी ये नीचे जड़ है, ठीक है, ये ऐसे जड़ें हैं, तो इसमें आप देखेंगे कहीं कहीं ऐसे ऐसे गांठें बनी होती हैं। ठीक है, ऐसे गांठें बनी होती हैं। ये जो गांठें होती हैं यही नाइट्रेट्स के होते हैं। ठीक है, ये जड़ों में एक तरह से जानिए कि नाइट्रोजन भरा होता है। ठीक है, ये जीवाणु क्या करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन इकट्ठा कर देता है। तो इससे क्या होता है, पौधे को नाइट्रोजन मिलता है, पौधे के लिए लाभदायक है। और पौधा क्या कहता है कि बेटा तुम यहीं मेरे पास यहीं रह लो, मैं तुमको रहने के लिए जगह दे देता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए नाइट्रोजन की व्यवस्था करते रहो। तो ये जीवाणु यहाँ रह भी लेता है और पौधे को नाइट्रोजन मिलने लगता है, तो वो उसको वहाँ पे रहने देता है कि हाँ बेटा तुम जिंदगी जियो, बस मुझे नाइट्रोजन देते रहो। ठीक है, ये होता है, ये सिस्टम है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि ये फिगर पूरा दिखाई दे आपको। अब देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया। नाइट्रोजन चक्र चलता कैसे है, तो नाइट्रोजन चक्र कैसे काम करता है ये हमको जानना है। देखिए, पहले तो आप एक चीज जान लीजिए, क्या है ना कि जो नाइट्रोजन है, यानी देखिए पौधे, मैंने अभी बताया कि पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्टली हवा से नहीं प्राप्त कर पाते। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदला जाता है। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये करता कौन है? अब देखिए, जिन पौधों की जड़ों में राइजोबियम आ गया तो वहां पे सारा काम राइजोबियम कर देता है, वरना मिट्टी से ये नाइट्रेट्स के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए हवा में ये जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन लिखा है, यानी हवा वाला नाइट्रोजन यहां पे उपलब्ध है। यहां से तड़ित बिजली, अब देखिए जो बिजली के द्वारा, जो बादल से जो बिजली गरजती है, कड़कने वाली बिजली, उसके द्वारा भी ये जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? नाइट्रेट्स में। दूसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम, उसके द्वारा भी हो जाता है, तो नाइट्रेट्स में बदल देता है वो। अगला तरीका है कृत्रिम उर्वरकों द्वारा। ठीक है, कृत्रिम उर्वरकों द्वारा भी हम पौधों को या मिट्टी में नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ाते हैं। ठीक, तो यहां तो 3 तरीके से नाइट्रेट्स मिल गया हमें। ठीक, अब देखिए फिर क्या होता है, मिट्टी द्वारा अवशोषण कौन करता है? पौधे इस नाइट्रेट्स का अवशोषण करते हैं और अब खुद की वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? खुद की वृद्धि, नाइट्रोजन का अवशोषण किए और पौधे खुद की वृद्धि किए। उसके बाद जंतु ने क्या किया? भोजन के रूप में पौधे को खा लिया। पौधे का मतलब जैसे पौधा गेहूं का था या चावल का था,
तो गेहूं चावल निकाल के जंतु यानी मानव क्या मानव भी तो जंतु है, या गाय भेड़ बकरी जो है उन्होंने फसल खाई, तो नाइट्रोजन कहाँ यहाँ से चला था 3 तरीकों से, फिर यहाँ आया पौधे के पास, पौधे से कहाँ गया जंतु के पास। ठीक, नाइट्रोजन जंतु के पास अब पहुंच गया। अब देखिए यहाँ से देखिए पौधा जब मृत हो गया तो मृत होने के बाद भी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक, नाइट्रोजन के यौगिक में बदलेगा। ऐसे ही जंतु मलमूत्र के रूप में चीज़ें बाहर निकालता है, तो उससे अपघटन में नाइट्रोजन अमोनिया और नाइट्राइट्स में बदलता है। मृत्यु जंतु की मृत्यु हो गई तो भी क्या होगा, अमोनिया और नाइट्रेट्स में वो बदल जाएगा। बदलने के बाद ये क्या होगा, नाइट्रोजन के यौगिक जो अमोनिया और नाइट्राइट्स हैं ये नाइट्रीकरण जीवाणु के द्वारा क्या होंगे, फिर से मिट्टी में घुल जाएंगे। कहाँ पहुँच गए, फिर से मिट्टी में पहुँच गए, और मिट्टी में पहुँचने के बाद अब कहाँ गए, ये वायन इंद्रकारी के द्वारा यानी ये जो जीवाणु हैं इनके द्वारा फिर से कहाँ पहुँच गए, हवा में। यानी नाइट्रोजन क्या हुआ, देखिए इधर से नाइट्रोजन चला ऐसे ऐसे, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद फिर ऐसे ऐसे गया, फिर से हवा में मिल गया। ठीक है, पूरा एक 8 बन गया। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन का चक्रण या नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, स्थिरीकरण तो तरीका मैंने बता दिया, राइजोबियम के द्वारा स्थिरीकरण होता है। ठीक है, तो ये चक्रण आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए तीनों तरीका दिया हुआ है, तीनों तरीका मैंने बता दिया। सूक्ष्म जीव द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे होता है, देखिए मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे एजोटोबैक्टर आदि बैक्टीरिया जो होते हैं वायुमंडल के नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। ठीक है, इसलिए दलहन कुल के जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। तो इसमें से एक सूक्ष्म जीव है देखिए राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, तड़ित एवं वर्षा द्वारा, यानी जो चमकने वाली बिजली होती है, गरजने वाली घड़घड़ वाली वो बिजली जो होती है, तो तेज वर्षा के समय जो बिजली कड़कती है वो क्या करती है, बिजली के कड़कन से जो हवा में नाइट्रोजन होता है वो ऑक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड बन जाते हैं और वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। यही अम्ल कहाँ आता है, वर्षा के साथ भूमि पर गिरता है। ठीक है, अम्ल बना, अम्ल हवा में बना, अम्ल पानी के साथ मिलकर कहाँ आया, जमीन पर गिरा, धरती पर, तो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है उसमें घुल गए और घुलने से नाइट्रेट्स में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब अगला तरीका क्या है, रासायनिक उर्वरक के द्वारा। रासायनिक उर्वरक, देखिए रासायनिक उर्वरक सीधी बात है, नाइट्रोजन जो है ये फैक्ट्रियों के द्वारा रासायनिक यौगिक के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, और यही रासायनिक यौगिक जो है हम क्या करते हैं, खेतों में छिड़काव करके इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी धरती में, हमारे खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहे अच्छे से। ठीक है, चलिए बाकी एक चीज कि जो पौधे मरते हैं, दबते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, ये सब भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्रण की। अब आते हैं अगली बात पे, फसल की सिंचाई। देखिए सिंचाई भी बहुत आवश्यक है। देखिए पौधा आपने लगा दिया, अब उसको अगर पानी ही नहीं मिलेगा, देखिए पानी तो पौधों के लिए जरूरी है, हर जीव जंतु के लिए जरूरी है। ठीक है, आग में कोई जीव नहीं पनपेगा लेकिन नमी में जीव पनपेंगे। तो इसीलिए जीवन कहाँ है, जहाँ जल है वहीं जीवन है, जल ही जीवन है, कहा गया ना, तो जहाँ जल है वहाँ जीवन है। तो पौधे को भी पानी चाहिए, अब पौधे को पानी चाहिए तो उसके लिए भरपूर व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब देखिए सिंचाई की आवश्यकता किस तरह से पड़ेगी, कब कब पड़ेगी, ये मिट्टी पर भी निर्भर करता है। जैसे चिकनी मिट्टी है तो सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं पड़ेगी। ठीक है, दोमट मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी दोमट मिट्टी को। लेकिन अगर बलुई मिट्टी है तो उस मिट्टी में पानी जो है ना वो बहुत कम रुकता है, तो उसमें आप पानी डालोगे पानी तुरंत बह जाएगा। तो वहां पे फसल के हिसाब से सिंचाई कितनी करनी पड़ेगी, कै बार करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिट्टी के हिसाब से सिंचाई पर भी ध्यान दिया जाता है क्योंकि फसलों को यानी पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जहां पे आपने खेती की है वहां पे खरपतवार का नियंत्रण भी होना चाहिए। अब जैसे देखिए आप मान लीजिए आपने गेहूं का
गेहूं की बुआई की, ठीक है, गेहूं के पौधे आपने बो दिए आपके खेत में, लेकिन आपने देखा कि खेत में छोटे छोटे और भी खरपतवार जम रहे हैं, ठीक है। अब ये खरपतवार जब जम जाएंगे तो देखिए इससे नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होगा कि जो पोषक तत्व हमें सिर्फ हमारे गेहूं के पौधे को मिलना चाहिए था, उसमें से कुछ हिस्सा जो पोषक तत्व हैं, कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, जो खरपतवार हैं हमारे उनके पास चला जाएगा। तो इससे नुकसान हुआ। अगर ये खरपतवार वहाँ नहीं होते तो वो पोषक तत्व कहाँ जाते, उस गेहूं के पौधे के पास जाते, ठीक है। तो अब ये बंटवारा हो गया, तो पोषक तत्व जब कम मिलेगा तो क्या होगा, पैदावार में दिक्कत आएगी, पैदावार कम हो जाएगी, उस पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए खरपतवार नियंत्रण भी करना चाहिए। हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, खरपतवार को हटाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। इसके लिए कुछ रसायनों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे 2,4-D या मेटाक्लोर द्वारा। ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा हम खरपतवार को नष्ट करते हैं। अब तैयार हो रही फसलों को पक्षियों से भी बचाना चाहिए, चूहे, इल्ली, टिड्डे आदि से भी बचाना चाहिए, क्योंकि ये भी जैसे टिड्डे हैं तो ये क्या है, ये झुंड में आते हैं। अब ये झुंड में आते हैं तो छोटा झुंड नहीं होता, 500-100 लोगों का झुंड नहीं होता इनका गैंग भाई, ये करोड़ों के गैंग में चलते हैं ये टिड्डे विड्डे। तो ये एक बार टिड्डा कहीं बैठ गया तो एक टिड्डा 1.5 से 2 ग्राम का भोजन कर लेता है। अब 1.5-2 करोड़ के झुंड वाले, अगर आप सोचिए हर टिड्डा 1.5-2 ग्राम खाएगा तो एक बार में एक खेत ही साफ कर देंगे। इसलिए दवाइयों का छिड़काव और टिड्डों फिड्डों से बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीके हैं, इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देनी चाहिए। अब देखिए, अब आते हैं कटाई एवं मड़ाई पे। कटाई मड़ाई का क्या मतलब है, देखिए जब फसल आपकी पक गई या तैयार हो गई, तो तैयार होने के बाद क्या होगा, फसल की कटाई होगी, ठीक है। तो इसको कटाई कहते हैं। कटाई करने के लिए हंसिया या ये आरी वाली हंसिया, इन दांतेदार हंसिया, इनका उपयोग हम करते हैं। इसके बाद फसल के दानों से भूसा अलग करना, इसको कहते हैं मड़ाई। जो फसल के दाने होते हैं उससे भूसा जब हम अलग कर देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं मड़ाई, ठीक है। तो कटाई क्या होता है, मड़ाई क्या होता है, ये आप जान गए। अब इसमें देखिए, अक्सर जो कटाई और मड़ाई है, ये आज के समय अगर हम बात करें तो ज़्यादातर कि आपने देखा हो कंबाइन के द्वारा हो जाता है। कंबाइन एक यंत्र है जिससे कटाई और मड़ाई दोनों का कार्य हो जाता है। गेहूं की मड़ाई आपने थ्रेशर के द्वारा भी देखी होगी, और बैल चलित, शक्ति चालित होते हैं, बैलों के द्वारा जो होता है उसके द्वारा भी आपने देखा होगा या सुना होगा। अगर देखा नहीं तो सुना तो होगा ही, अगर आप खेती में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। धान वान के लिए क्या होता है, पैडी थ्रेशर होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इनकी जो होती है मड़ाई की जाती है। चलिए, अब जो छोटे किसान होते हैं, देखिए तो बड़े किसान हो गए जो कंबाइन वम्बाइन लगा के, कंबाइन हो गया, इसको चलवा के सारा खेत से कटाई मड़ाई करके अपना अनाज निकाल लें। लेकिन छोटे किसान क्या करते हैं, फटक कर बीजों से जो भूसे होते हैं उनको अलग करते हैं, ठीक है, या बीन कर, जब भूसे ज़्यादा अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उनको बीन कर भी लोग अलग कर लेते हैं। अब इसके बाद अगला है भंडारण। अब देखिए, फसल की कटाई मड़ाई सब कुछ हो गई, फसल हमारा निकल आया, अब इसको रखना भी तो पड़ेगा कहीं से संभाल कर, क्योंकि एक दिन में तो सारी फसल आप खा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फसलों को हमको क्या करना है, कहीं संभाल के रखना है। अब फसलों को हम संभाल कर कैसे रखेंगे, देखिए फसलों के भंडारण करने के लिए हमें ऐसी जगह का निर्माण करना होगा या ऐसी जगह खोजनी होगी जहां पर चूहे, कीड़े, अन्य छोटे जीव, ऐसे जीव ना आए जो हमारी फसलों का या हमारा जो अनाज है उसको बेकार करें एक तरह से, ठीक है, उससे नुकसान पहुंचाए। तो भंडारण ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग धातु के बड़े बड़े बर्तन, यानी जिसको हम डेहरी कहते हैं, ठीक है, डेहरी हो गई या वो चौकोर खाने के बक्से हो गए, उनमें लोग बोरी में बंद करके या डेहरी में सीधे डाल देते हैं जो हमारे अनाज होते हैं, ठीक है। अब भंडारण तो कर दिए, अब इसका
मान पर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादातर जो होता है तापमान, जैसे फल हो गए, सब्जियां, पानी मात्रा अधिक ना होने पाए, तो इनका जो तापमान होता है ये 0 से 1 डिग्री से 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पर सब्जियों को रखा जाता है। अब तो सब लोग फ्रिज आ गया है तो फ्रिज में सब्जी वब्जी रख लेते हैं तो सुरक्षित रहता है। ऐसे ही अनाज भंडारण के लिए बहुत सारी जगहें बनाई गई हैं, वहाँ पे भी लोग अपना अनाज भंडारित करते हैं। ठीक है, देखिए उचित भंडारण से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति संभव है। क्या? देखिए भंडारण अगर अच्छे से होगा तो अनाज को हम लंबे समय तक भंडारित करके रख पाएंगे। अब भंडारित करके रख पाएंगे तो आगे के समय में उसका इस्तेमाल भी हम कर लेंगे। जैसे अभी आपने देखा, अभी जल्दी ही कोरोना बीता है, 2020 में भयंकर तौर पे कोरोना आया था। 19-20 पूरा हमारा ऐसे ही 19-20-21 ये पूरा समय हमारा कोरोना में चला गया। अब सरकार के पास, हमारी जो सरकार है उसके पास भंडारित अनाज था, तभी हमारी सरकार ने लोगों को अनाज बांटे हैं और लोग अच्छे से, मतलब खाना पीना उनका अच्छे से हो पाया है। इसीलिए अनाजों का भंडारण बहुत अच्छे से करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे उचित भंडारण द्वारा वर्ष भर खाद्यान्न की उपलब्धता रहती है। दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधा पूर्वक खाद्य पदार्थ पहुंचाए जा सकते हैं। कीड़ों और कवकों द्वारा खाद्य की हानि को रोका जा सकता है। यदि कभी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है तो उचित रूप से भंडारित अनाज जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अभी जो कोरोना आया था उसमें क्या किया हमने, यही किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI के माल गोदामों में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ये सुविधा प्रदान की है। अब आते हैं हरित क्रांति पर। देखिए हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति एवं फसल समुन्नति। देखिए हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का मतलब है, पहले खेती होती थी, अनाज पैदा होते थे, ऐसा नहीं, फसल उत्पादन होती थी, चरणबद्ध तरीके से सब कुछ होता था। लेकिन हरित क्रांति का नाम तब से आने लगा है जब से 1960 का जो दशक था, 1960 का समय था, वहाँ पे हरित क्रांति का नाम लिया गया ताकि फसल की उत्पादन जो है वो और अच्छे स्तर तक पहुँचाई जा सके, यानी फसल को और अच्छे से पैदावार इसकी बढ़ाई जा सके। गेहूं, धान, इन सभी की पैदावार को बहुत अच्छे से बढ़ाने का हर तरीका जो अपनाया गया, उसी सभी को कहा गया हरित क्रांति। यानी जैसे हरित क्रांति के तहत कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत कोट के बीज, कीटनाशक दवाओं का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये सब हरित क्रांति को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए फसल उत्पादन में वृद्धि का दूसरा उपाय फसल की उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। यह प्रणाली फसल सुमनित कहलाती है। क्या कहा? इसको हमने कहा ये जो प्रणाली है ये फसल सुमनित कहलाती है। इसमें क्या होता है? इसमें वांछित गुण वाली दो भिन्न किस्मों में परस्पर संकरण करवाकर नई किस्म विकसित की जाती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिड। सुमनित का मतलब हो गया हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या होता है? किन्हीं दो अच्छी किस्म की बीजों को एक साथ मिलाकर एक नई प्रकार की किस्म को जन्म दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड बीज। ठीक है, तो हाइब्रिड बीज से क्या हुआ? उससे पैदावार और अच्छी होने लगती है। जैसे अब देखिए गेहूं की बात करें तो गेहूं में जो हाइब्रिड बीज हो गया, सोनालिका हो गई, सुमनित किस्म है ये। ठीक है, कल्याण सोना हो गया। धान के लिए जया, पदा, पूसा, 215, मक्का, गंगा, रंजीत, ये सब क्या है? सुमनित किस्में हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं? हरित क्रांति को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें एक दिक्कत क्या हो जाती है। देखिए यहाँ पे औद्योगिकीकरण का भी बढ़ावा आता है। हरित क्रांति की बात करें तो औद्योगिकीकरण भी आता है। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को बनाना है तो फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री बनेगी तो उससे प्रदूषण भी होगा। ठीक है, अब खेती के
या सिंचाई के नए नए तरीके आ गए हैं, ट्यूबवेल आ गया है, मोटर आ गया है, इससे क्या होता है मात्रा से अधिक भी सिंचाई हो जाती है। ठीक है, तो भूमिगत जो जल है उसका स्तर भी कम हो रहा है, तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ हानियां भी आ रही हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे लोगों को दिखाई देने लगी हैं। खेती रहने के लिए, खेती करने के लिए ज़मीनें कम पड़ रही हैं, इसलिए लोग जंगलों को काट रहे हैं। अब जंगल कटेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वातावरण पे फर्क आएगा, ऑक्सीजन में कमी होने लगेगी, तो ये सारी दिक्कतें भी बढ़ेंगी। तो इस सब चीज़ों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। अब जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, देखिए जंतुओं से कौन से खाद्य पदार्थ हमें मिलते हैं, हमको पता है जंतु से हमें मांस, अंडा, मछली, यानी एक तो मछली क्या, मछली से ही हमको मांस मिलता है, तो दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, ये हमको मिलता है जंतुओं से। ठीक है, गाय से हमें दूध मिलता है, दूध के बिना हमारा दिन बीतता नहीं, चाहे हम चाय के रूप में दूध ग्रहण करें, चाहे पनीर के रूप में ग्रहण करें, चाहे मलाई के, चाहे छाछ के, किसी न किसी रूप में, दही के रूप में, तो दूध तो हम खाते ही खाते हैं। अंडा मांस सभी नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं उनको पता है अंडे की अहमियत, मांस की अहमियत। ठीक है, तो जंतु से हमें क्या क्या मिलते हैं ये आप जान गए। अधिक गाय से हमें दूध मिलता है, या दूध देने वाले जो पशु हैं उनसे हमें दूध मिलता है। तो अब दुग्ध उत्पादन भी एक प्रकार का क्या है, व्यवसाय है, ये भी कृषि में ही आता है एक तरह से, इसको भी फसल उत्पादन के अंतर्गत ही मानते हैं, ये भी हमारा एक कृषि है। ठीक है, इसके लिए लोग गाय की डेयरी या भैंस की डेयरी फार्म खोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी गायें होती हैं, भैंस होती हैं, वहाँ से दूध निकलता है, लोग बेचते हैं, उसका उपयोग करते हैं। दुधारू जो पशु होते हैं उनसे दूध निकालते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो दूध है वो क्या है, एक संपूर्ण भोजन कहा जाता है जिसे, या संपूर्ण आहार जिसे कहा जाता है, वो दूध को माना गया है। इसके अंदर पोषक तत्व की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई, ये सब होते हैं। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। तो अब दूध जो है इसकी आवश्यकता भी बहुत है लोगों को, लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो डेयरी फार्म जो खोलेगा वो अपने जानवरों की सुरक्षा करेगा, देखभाल करेगा, खाना पीना उनका मैनेज करेगा, अच्छा रखेगा। ठीक है, तो गाय क्या खाती है, हरे भूसा खाती है, आपका जो अब आज के समय तो कपिला पशु आहार आ रहा है तो वो खाते हैं। ठीक है, तो उनके खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई गाय बीमार है तो उसको झुंड से, जो स्वस्थ झुंड है उससे अलग रख के उसका इलाज करना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। गाय 20 सालों तक अच्छे से, आराम से, बहुत बढ़िया से दूध दे सकती है अगर उस पर ध्यान रखा जाए तो। अब आज के समय क्या है कि आज के समय लोग गायों से ज़्यादा दूध निकलवाने की कोशिश करते हैं व्यवसाय के कारण, तो उनको इंजेक्शन लगवाते हैं जो कि पशुओं के लिए घातक होता है। पशुओं में आप देखेंगे कि एंथ्रेक्स वायरस जनित रोग हो जाते हैं, एंथ्रेक्स वायरस के कारण पशु बीमार हो जाते हैं, तो और ये वायरस और भी पशुओं को बीमार कर देता है। कृमि संक्रमण हो जाता है पशुओं में। तो ये सभी हमें ध्यान रखना चाहिए कि साफ़ सफाई अच्छे से हो, फार्म पे गायों की साफ़ सफाई अच्छे से हो, डॉक्टर से इलाज अच्छे से होता रहे जानवरों का, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ नस्लों की बात करते हैं। तो गाय की देसी नस्ल की बात करें तो यहाँ पे साहिवाल, सिंधी, देवनी, ये देसी नस्ल होती हैं। गाय की विदेशी नस्ल की बात करें तो फ्रीजियन हो गई, जर्सी हो गई, ये विदेशी नस्ल हो गई। भैंस की नस्लों की बात करें तो मुर्रा, मेसाना, सुखी, जीली, ये सब क्या है, भैंस की नस्लें हैं। ठीक है, संकरण द्वारा गायों तथा भैंसों की उन्नत नस्लें विकसित की जाती हैं, यानी यहाँ इनका भी संकरण, हाइब्रिडाइजेशन होता रहता है। ठीक है, इससे अधिकाधिक दूध उत्पादन एवं रोगरोधी जैसे वांछित लक्षण वाली नस्लों के विकास में सहायता मिलती है, यानी अच्छी नस्ल आती है जो कम बीमार पड़े लेकिन दूध अच्छा दें, ज़्यादा दें। अब गाय की उच्च उत्पाद वाली किस्म की बात करें तो यहाँ पे साहिवाल हो गई, फ्रीजियन हो गई, भैंसों में मुर्रा हो गई, ये दूध देने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। अब इसी में कृषि के क्षेत्र में एक और आता है, देखिए
कुक्कुट पालन, ठीक है, कुक्कुट पालन। देखिए इसमें क्या होता है, अंडे एवं मांस, अंडा या जो मांस है प्राप्ति के उद्देश्य से मुर्गी, बत्तख इत्यादि जो पक्षी पालन होता है, इसी को हम कहते हैं कुक्कुट पालन, ठीक है। क्या कहते हैं? कुक्कुट पालन। अंडे में प्रोटीन होता है, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुक्कुट पशुओं में, घरों में इनका जो पालन होता है ये घर में भी कर सकते हैं, फार्म हाउस में भी कर सकते हैं, यानी जैसा आप चाहें जिस हिसाब से वो आप उस हिसाब से इसका पालन कर सकते हैं। मुर्गी का देखिए, मुर्गी क्या करती है, वो अंडे पर 21 दिन तक बैठती है, उसको सेती है और फिर उसमें से बच्चा निकलता है। इस अवधि को उष्मायन काल कहते हैं। अब ये क्रिया करने के लिए एक तो मशीन आ गई है, ठीक भैया, आप मशीन के द्वारा भी ये उष्मायन वाला सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो कुक्कुट पक्षियों में विशिष्ट भोजन जैसे रोटी, अन्न आदि दिया जाता है इनको। इन्हें पालने वाले लोग इन पक्षियों को खुला छोड़ के रखते हैं ताकि ये खूब चलें, खाएं, कीड़े मकोड़े खाएं, साग सब्जी, घास पात जो भी हो, कंकड़ वंकड़ सब खाएं। देखिए अब यहाँ लिखा है कंकड़ खाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कंकड़ क्यों खाते हैं? देखिए कंकड़ इसलिए खाते हैं कि ये जो जैसे मुर्गी उर्गी हो गई, ये क्या है, अंडे देती है। तो अंडे का जो ऊपरी छिलका होता है वो क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम का बना होता है। तो इसलिए कैल्शियम खाती हैं ये, कंकड़ खा लेते हैं, छोटे छोटे दाने कंकड़ के बहुत खाते हैं, जिससे वो कवच इनका निर्माण हो जाए, ठीक है। कैल्शियम की कमी होती है तो लोग यही खाना प्रेफर करते हैं, जो खड़िया होता है, चाक होता है, ये सब लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये सब एक तरह से कुक्कुट पालन में ये एक तरह का चारे का काम करता है, ठीक है। तो यहां पर आप जान गए कि कुक्कुट पालन में जो पक्षी जैसे बत्तख हो गया, मुर्गी हो गया, ये सब जो होते हैं, ये सारे लोग पालन किए जाते हैं कुक्कुट में। अब देखिए यहाँ पर अत्यधिक, देखिए कुक्कुट पालन जो होता है इसमें छोटे पक्षी होते हैं तो इनकी सुरक्षा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सांप वाँप आके इनको खावा लेते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारे देश में बात करें तो व्हाइट लेनहार्न, आइलैंड रेड, ILS रेड मुर्गी की, यानी ये कुछ किस्में हैं मुर्गी की जो हमारे देश में पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है कि अच्छे अंडे की पहचान कैसे करेंगे। तो अच्छे अंडे की पहचान करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, गर्म पानी, यानी बहुत खौलता नहीं, गुनगुना पानी रहे, ठीक ठाक गर्म रहे, ठीक है। पानी से एक पात्र में कुछ अंडे, आप 2-4 अंडे डाल दीजिए। जो अंडा इसमें पानी में डूब जाता है वो क्या है, वो अंडा अच्छा होता है, यानी जो अंडा डूब गया उसमें वो अच्छा होता है, और जो तैरते हैं वो खराब अंडे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब आते हैं मत्स्य पालन यानी मछली पालन। ये भी क्या है, हमारे कृषि पैदावार से ही संबंधित है, कृषि के क्षेत्र में ही आता है। तो मछली मत्स्य पालन नाम से ही आप समझ रहे हैं कि इस पालन में क्या होता है, मछली का पालन किया जाता है। मछली क्या है, एक विटामिन का प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है, यानी बहुत अच्छा स्रोत है। शार्क हो गई, कार्ड जैसी मछलियाँ, ये जो मछलियाँ होती हैं इनमें मछली का तेल पाया जाता है। मछली के तेल में हमारा विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। मछलियों की जो पूंछ होती है, पंख होती हैं, हड्डियां होती हैं, इनका उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। मछलियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो तालाब, झील, नहर, नदी में पाई जाने वाली मछलियां, जिनको आलावड़ मछली कहते हैं, जैसे कटला हो गई या रोहू हो गई। जबकि सागर महासागर में जो मछलियां पाई जाती हैं, जैसे टूना, कार्ड, शार्क, ये सब क्या है, ये लवड़ वाली मछलियां हैं, ठीक है। तो 2 तरह की मछलियों में बांटा गया है। अब देखिए बड़े बड़े तालाब में जो मछलियां पाली जाती हैं, जैसे कतला, रोहू, ये सब आ जाता है हमारा किसमें, मत्स्य पालन में, ठीक है। हमारी सरकार जो है मत्स्य पालन पे बहुत फोकस कर रही है। जिसके पास जगह हो वो लोग मछली पालन पे ध्यान दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा बिजनेस है, एक बहुत अच्छा धंधा है अगर कोई करना चाहता है, क्योंकि सरकार की तरफ से सरकार जो है कुछ सब्सिडी भी देती है, कुछ पैसे भी देती है मत्स्य पालन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारी चीज़ हमने इस पार्ट में पढ़ी। अब आते हैं हम इस पार्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। देखिए, अपनी विशाल जनसंख्या को पर्याप्त आहार प्रदान करने के लिए हम कृषि पर आधारित हैं। उगाए जाने वाले एक ही प्रकार या एक ही किस्म के पौधे फसल कहलाते हैं।
ऋतु के अनुसार फसलें खरीफ तथा रबी की फसलें कहलाती हैं। सिंचाई, जुताई, गुड़ाई द्वारा मिट्टी तैयार करना आवश्यक है। इसके लिए हल तथा पाटल या पटरे का उपयोग करते हैं। बीज को निर्धारित दूरी एवं गहराई में बोने से उपज अच्छी होती है। स्वस्थ बीज का चयन करने के उपरांत उन्हें बोते हैं। बुआई हाथों अथवा बीज बेधक की सहायता से की जाती है। सिंचाई विभिन्न स्रोतों से की जाती है। सिंचाई का समय, आवृत्ति, मिट्टी के स्वभाव और फसल की जो किस्म होती है उस पर निर्भर करती है। मिट्टी में पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बिना अगर पोषक तत्व मिट्टी में अच्छे से नहीं रहेगा तो फसल उत्पादन पर असर पड़ेगा, यानी फसल उत्पादन कम होगा। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। 2,4-D जो रसायन है इसका उपयोग लोग करते हैं। फसल की कटाई, मड़ाई हाथों द्वारा अथवा मशीनों यानी जो कंबाइंड मशीन होती है उसके द्वारा भी की जाती है। खाद्यान्न का भंडारण बड़े गोदामों एवं साइलों में किया जाता है। संस्करण द्वारा गेहूं, चावल, मक्का आदि की उन्नतशील किस्में विकसित की जाती हैं। दूध, अंडे एवं मांस जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, कुक्कुट तथा मत्स्य जैसे जंतुओं को पालते हैं। पालतू पशुओं को समुचित आहार, आवास, देखभाल तथा रोग से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ का उत्पादन पशुपालन की उचित पद्धतियों तथा संस्करण द्वारा नस्ल सुधार करके बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पाठ में पढ़ी है। ये एक छोटा सा सार था, हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। अब इसके बाद आपके इस पाठ के अभ्यास प्रश्न सारे स्टार्ट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो पाठ मैंने पढ़ाया है, आपको समझाया है, वो पाठ पढ़ने के बाद आप ये जो प्रश्न हैं, ये सारे जो प्रश्न हैं, इनको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान हो गया या स्तंभ का मिलान करना हो गया, कम से कम ये सारे प्रश्न तो आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जो लिखने वाले प्रश्न हैं इसमें हो सकता है आपको कहीं दुविधा आ सकती है, क्योंकि कुछ प्रश्न हैं जो थोड़े से लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि छोटे तौर पे मैं आपको बताऊं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।